गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग। बीपीसीएस 187 यूनिट नंबर 1 मानव संसाधन प्रबंधन। आज इस किताब को अपन स्टार्ट करेंगे और पहला ही दिन है, पहली क्लास है इसकी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसको अपन एचआरएम कहेंगे शॉर्ट में। ठीक है। देखो, मैं आपको सबसे पहले बातें बता देता हूँ कि मानव एक संसाधन है। मानव एक संसाधन की तरह है, जैसे कि प्रकृति में भी काफी तरह के संसाधन होते हैं, जैसे कि जंगल होते हैं, ठीक है, पानी होता है, जमीन होता है और खनिज तत्व होते हैं। ये सब संसाधन है जो कि इंसान है अपनी आवश्यकता के हिसाब से इनको अपने जीवन में काम लेता है। ठीक है। संसाधन क्या होते हैं? व्यक्ति इनसे सहायता लेता है और व्यक्ति आगे बढ़ता है। ठीक है, उसका जीवन चलता रहता है। वैसे ही एक कंपनी कैसे आगे बढ़ती है? कंपनी के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों के कारण वो आगे बढ़ती है। कर्मचारी अच्छे से काम करते हैं तो कंपनी आगे बढ़ेगी, और कर्मचारी का परफॉर्मेंस अगर लगातार गिरता जा रहा है तो कंपनी भी मार्केट में अंदर जगह नहीं बना पाएगी। ठीक है। तो मानव एक संसाधन की तरह काम करता है। ठीक है। और उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हर कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक डिपार्टमेंट मिलेगा। उस डिपार्टमेंट का नाम होगा एचआरडी डिपार्टमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विभाग होगा। ठीक है, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। उसका काम क्या होता है? जैसे कि कंपनी में नए इंसानों की आवश्यकता होती है जो काम कर सके, तो कंपनी के अंदर हमेशा नए एम्प्लॉय की जरूरत रहती है। कंपनी अपने टारगेट पूरा करती है उनसे। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो एम्प्लॉय होते हैं, जो कर्मी होते हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती करवाता है। ठीक है। कौन करवाता है? मानव संसाधन विभाग। ठीक है, भर्ती करवाता है। अब देखो, जो नए मतलब कर्मी आते हैं, ठीक है, इनको काम तो आता नहीं है। जैसे कि कोई लड़का लड़की भर्ती हो रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो उनको काम थोड़ी आता है। ठीक है, उन्होंने किताबों की पढ़ाई लिखाई की है, इंटरव्यू दिया है बस, और कंपनी के अंदर आ गए। तो उनका क्या करवाया जाता है? उनके स्किल्स है वो डेवलप करवाए जाते हैं, यानी कि उनके जो कौशल है वो विकसित करवाया जाता है। कैसे? उनको ट्रेनिंग देके, उनको ट्रेनिंग देके पूरा कंपनी का बाकायदा काम सिखाया जाता है, कंपनी क्या काम करती है। और फिर ट्रेनिंग अगर उन्होंने कंप्लीट कर ली है तो फिर वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। कंपनी के अंदर जो कर्मचारी होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, यानी कि अपना काम वगैरह करते हैं। और जो एचआरडी डिपार्टमेंट है, मानव संसाधन विभाग, ये इनका परफॉर्मेंस है वो चेक करता रहता है कि जो कर्मचारी है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई कर्मचारी टाइम पर आ रहा है काम करने, नहीं आ रहा, ठीक है, उसी हिसाब से इनको प्राइज वगैरह दिया जाता है। ठीक है, जिसमें बोनस वगैरह भी शामिल होता है। और अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोशन मिल जाता है, कंपनी के अंदर उसकी पदोन्नति हो जाती है। अगर कोई कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर पाता है, उसको जो दिया हुआ टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर भाई उसका जो पदोन्नति हो जाती है, यानी कि उसका उसका प्रमोशन तो होता नहीं है। जिस भी नौकरी पे वो, जिस भी स्थान पे होता है, उससे वो नीचे ही आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी काम किसका रहता है? एक कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, कर्मचारियों के जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, कोई कभी भी टपक सकता है। ठीक है, तो इनके लिए मतलब हेल्थ के लिए जितनी पॉलिसीज बन सकती है, जैसे कि एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इनके स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए तथा इनके जो नॉमिनी है इनको फायदा वगैरह मिले अगर ये दुर्घटनावश अगर मर जाते हैं तो कंपनी का जो एचआरडी डिपार्टमेंट है वो इनके लिए हेल्थ से संबंधित नीतियां भी बनाता है। और देखो, किसी भी प्राइवेट कंपनी का आज के टाइम पर उद्देश्य क्या है? कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, मार्केट के अंदर उसका नाम हो। ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है कंपनी। एचआरडी डिपार्टमेंट मतलब कर्मचारी को निकाल भी सकता है अगर उसको लगता है कि कर्मचारी है वो काम के नहीं है। ठीक है, कंपनी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर काफी सारी कंपनियों ने बहुत से लोगों को निकाल दिया था। ठीक है, एक तो पैसों की कमी रहती है, साथ में कुछ कर्मचारी हैं वो अपने आप को अपडेट नहीं करते, क्योंकि देखो डेली है ना, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर तो हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आ ही जाता है। ठीक है, ऐसे ही कार बनाने की कंपनी में काम करते हैं, बाइक बनाने की कंपनी में काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ अपडेट वहां पे आता ही रहता है, नई नई चीजें लॉन्च होती रहती है।
तो कर्मचारी को अपने कम समय के साथ में अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी कंपनी आज के टाइम पर अपने लक्ष्यों और हितों की पूर्ति करने के लिए उसका सीधा सा मकसद रहता है कि मेरा प्रोडक्शन बढ़े। क्या बढ़े? प्रोडक्शन बढ़े कुल मिला के। मतलब अगर मैं साल में 5,000 बाइक बना रही थी, कोई कंपनी 5,000 बाइक बना रही थी, ठीक है। वो चाहती है कि यार इस टाइम है ना, इस साल मतलब 8,000 की सेल हो जाए, 8,000 बाइक बिक जाए, अच्छी बाइक बिके, ठीक है। तो कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है ताकि उसका जो लाभ है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़े। इसके लिए वो क्या करती है, अपने एचआरडी डिपार्टमेंट को पहले ही कह देती है कि देखो, नए स्टूडेंट्स को ले रहे हो आप, नए एम्प्लॉय को ले रहे हो तो सोच समझ के लेना। उनका इंटरव्यू वगैरह किया जाता है, काफी सारे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, ठीक है। और कोई योग्य इंसान को, कोई कैपेबल इंसान को ही कंपनी के अंदर लिया जाता है जो कि कंपनी को आगे बढ़ाएगा। फिर उनकी ट्रेनिंग की जाती है, फिर वो परफॉर्मेंस करते हैं कंपनी के अंदर, परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, और इसी के आधार आधार पर उनको प्राइज वगैरह मिलते हैं, उनको प्रमोशन मिलता है। या फिर कई कर्मचारियों को तो मतलब निचले स्थान पर आना पड़ता है, ताकि वो कुछ सीख सकें, ठीक है। ताकि वो अपने प्रदर्शन को वापस से देख सके, और काम बढ़िया करेंगे तो वापस वो प्रमोट हो जाएंगे। साथ ही साथ कंपनी इनके हेल्थ से संबंधित नीतियां और अन्य नीतियां बनाती रहती है। कंपनी का सीधा सा मकसद है, कंपनी किसी की सगी नहीं होती, ठीक है। उसको अपना प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लाभ बढ़ाना होता है मार्केट के अंदर, और उत्पादन बढ़ाना होता है। इसलिए वो जितने भी इंसान काम करते हैं उनको अच्छे से मैनेज वो करती है, ताकि एडिक्वेट तरीके से, ठीक है, और एफिशिएंट तरीके से, पर्याप्त व उपयुक्त तरीके से इंसानों का प्रबंध करके, कर्मचारियों का प्रबंध करके वह हमेशा लाभ की स्थिति में बनी रहे। तो इतना सब कुछ समझने के बाद में आप कैपिटल ए हेडिंग डालो अर्थ, ठीक है, अर्थ या परिभाषा। तो मानव संसाधन का अर्थ बताइए, काफी बार आ चुका है, इस एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बढ़िया सा इसका आंसर लिखा देता हूं। इसके अंदर लिखो, मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ देख रहे हैं अपन। लिखो इसके अंदर, किसी कंपनी या संगठन में लोगों के प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए प्रबंधन हेतु रणनीतिक और सुसंगत रणनीतिक सुसंगत प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, को अपनाया जाता है, ताकि कंपनी अपने व्यवसाय में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल कर सके। इस प्रक्रिया को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि कंपनी अधिकतम
अधिकतम लाभ, ब्रैकेट के अंदर लिखो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, TABILITY। वह अधिकतम उत्पादन की स्थिति में बने रहे, अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन। एक प्रक्रिया होती है मानव संसाधन प्रबंधन, जिसमें किसी कंपनी या संगठन में लोगों के प्रभावी और कुशल प्रबंधन हेतु रणनीतिक व सुसंगत प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है ताकि कंपनी अपने व्यवसाय में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल कर सके। इस प्रक्रिया को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि कंपनी अधिकतम लाभ यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी गेन हो उसको, वह अधिकतम उत्पादन की स्थिति में वो बने रहे। आगे लिखेंगे, इस प्रक्रिया को ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहते हैं, HRM कहते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन कहते हैं। देखो, मैं मानव संसाधन प्रबंधन को HRM लिखूंगा और मानव संसाधन विकास को लिखूंगा मैं HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे लिखो एक नए पैरा से, इस प्रक्रिया में व्यक्तियों को कार्य पर रखना कोमा उन्हें प्रशिक्षण देना, कोमा उन्हें प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना, कोमा क्षतिपूर्ति देना, कंपनसेशन देना, कोमा उनके लिए नीतियों तथा रणनीतियों का विकास करना शामिल होता है तथा उनके लिए नीतियों, ब्रैकेट में लिखना पॉलिसीज तथा रणनीतियों, ब्रैकेट में लिखो इसको स्ट्रेटजी, TEGIES, नीतियों तथा रणनीतियों, स्ट्रेटजी का विकास शामिल होता है। शामिल होता है, ठीक है। ये तो हो गई पहली टाइप की डेफिनेशन, ये लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखोगे तो बेहतर होगा और कॉपी के पन्ने भी भर जाएंगे अपने आंसर शीट के। ये याद नहीं रहती है, ठीक है, तो ये वाली लिख सकते हो। लिखो दूसरी डेफिनेशन, ऐसा प्रबंधन जिसमें किसी संगठन, अथवा लगा के लिखना, ऐसा प्रबंधन जिसमें किसी संगठन अथवा कंपनी में उपलब्ध कार्यबल, कार्यबल का मतलब क्या होता है, जितने वहां पर इंसान काम करते हैं उसको कार्यबल कहते हैं, वर्क फोर्स, उपलब्ध कार्यबल, ब्रैकेट में लिख लो वर्क फोर्स,
मिला के लिखना, विदाउट गैप वर्क फोर्स को पर्याप्त व उपयुक्त रूप से उपयुक्त रूप से कार्य करवाकर संगठन के उद्देश्य को कहेंगे यहां पर ऑब्जेक्टिव, लक्ष्यों गोल्स लिख लो की प्राप्ति की जा सके। ये होगी कंप्लीट डेफिनेशन। ओके, एक दो स्कॉलर की और डेफिनेशन है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी है और ये आराम से याद भी हो जाएगी। मानव संसाधन प्रबंधन किसे कहते हैं, आराम से लिख सकते हो इन चीजों को। अब कैपिटल बी हेडिंग डालो आप, मानव संसाधन प्रबंधन में कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं, तो लिखो एचआरएम में निम्न गतिविधियां, एक्टिविटीज। शामिल होते हैं, पहला योजना बनाना, प्लानिंग, स्मॉल ए हेडिंग देना, योजना बनाना। इसमें लिखो, इसमें मानक कोमा लक्ष्य, मानक का मतलब स्टैंडर्ड्स, कंपनी अपने स्टैंडर्ड्स बनाती है ना, इसमें मानक, इसमें मानक कोमा लक्ष्य कोमा नियमों, नियमों का विकास कोमा प्रक्रियाओं कोमा कार्य पद्धतियों, प्रक्रियाओं के लिए एक वर्ड इंग्लिश का प्रोसेस, प्रोसेस व कार्य पद्धतियों। कार्य पद्धति या फिर कार्य प्रणाली के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है प्रोसीजर्स। कई बार आप पूछते हो कि इस काम को करने के लिए क्या प्रोसीजर है, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो प्रक्रिया और कार्य पद्धति में अंतर होता है, ठीक है। तो इसमें मानक कोमा लक्ष्य कोमा नियमों का विकास कोमा प्रक्रियाओं व कार्य पद्धति कोमा अनुमान लगाना, कंपनी अपने आने वाले टाइम पर क्या क्या प्रोजेक्ट करेगी, क्या क्या उसको फायदा होगा, नफा नुकसान सभी का अनुमान लगाता है कौन, एचआरडी, मानव संसाधन विभाग, कोमा अनुमान लगाना। इसके लिए बढ़िया सा वर्ड है इंग्लिश में फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी करना आदि शामिल होता है। आदि शामिल होता है। संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग, लिखो इसमें, इसमें कार्यों का वितरण, कोमा विभागों की स्थापना, कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है,
प्लानिंग डिपार्टमेंट, राइट। तो उन विभागों को भी देखता है एचआरडी। विभागों की स्थापना, कोमा कर्मचारियों को अधिकार सौंपना, कोमा संचार चैनलों की स्थापना करना, संचार चैनल का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर जितना भी नेटवर्क है, कम्युनिकेशन है, उन सबको देखना। ये भी एचआरडी डिपार्टमेंट ही कर पाता है, ताकि ये कर्मचारी आपस में जुड़े रहें। ठीक है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बना देना, कोई ग्रुप बना देना ऑनलाइन ही, उसके अंदर तो कंपनी की प्रोग्रेस वगैरह चलती रहेगी और कंपनी में जो कर्मचारी वो भी आपस में कनेक्ट रहेंगे। कोमा संचार चैनलों की स्थापना शामिल होती है, स्थापना आदि शामिल होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कर्मी नियोजन, स्टाफिंग। ये सेकंड पॉइंट मत लिखो, आप स्मॉल बी लिखो इसको, स्मॉल बी, क्योंकि अपन हेडिंग इसी टाइप से लिखते हैं हर बार। ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। कर्मी नियोजन, स्टाफिंग। इसके अंदर लिखो, इसमें भर्ती एवं चयन, इसमें कर्मियों की भर्ती एवं चयन, कोमा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, कोमा निष्पादन मूल्यांकन। इंग्लिश में लिखो इसको, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। EVALUATION, निष्पादन मूल्यांकन, कोमा कर्मियों को परामर्श देना, एवोल्यूशन, कोमा कर्मियों को परामर्श देना शामिल होता है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, ये काउंसलिंग भी करता है। काउंसलिंग में क्या होता है कि बताया जाता है चीज़ों को, चीज़ें हैं वो कंसल्ट की जाती हैं और कर्मचारियों से बात की जाती है। तो कर्मी नियोजन में कर्मियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, निष्पादन मूल्यांकन, कर्मियों को परामर्श देना शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अपन नेतृत्व है। नेतृत्व के लिए वर्ड लिखो लीडिंग। कर्मियों में उत्साह एवं प्रेरणा बनाए रखना कर्मी यानी एम्प्लॉय में उत्साह व प्रेरणा बनाए रखना, ताकि संगठन के कार्य
संगठन के कार्य समय पर होते रहे। तो स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट जो किताब मैंने आपको पूरी पढ़ाई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अंदर जब एम्प्लॉय काम करते हैं तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक ही काम डेली वो अपने कंप्यूटर डेस्क पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ईमेल देख रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, तो उनका कई बार मोरल डाउन हो जाता है। तो मोरल डाउन ना हो, उनका मोटिवेशन जाए ना, इसके लिए जो एचआरडी डिपार्टमेंट है लगातार कांटेक्ट में रहता है कर्मचारियों के, और उनका सही दिशा में नेतृत्व करता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा पॉइंट लिखेंगे अपन, स्मॉल ई में आ जाओ, नियंत्रण, कंट्रोलिंग, ये लास्ट पॉइंट है इस हेडिंग का। कंट्रोलिंग, ठीक है, इसमें लिखो गुणवत्ता के मानकों, इसमें गुणवत्ता के मानकों, इसमें गुणवत्ता के मानकों को निश्चित करना तथा, ऐसे लिखो, इसमें गुणवत्ता के मानकों कोमा विक्रय, कंपनी प्रोडक्ट है वो सेल भी करती है, इसमें गुणवत्ता के मानकों कोमा विक्रय को निश्चित करना तथा प्रदर्शन सुधार हेतु समय समय पर एचआरडी प्रयास करता रहता है ताकि अच्छे से मानव संसाधनों का प्रबंध किया जा सके। ये अपनी दो हेडिंग पूरी हो गई। एक तो मैंने डेफिनेशन लिखा दी है, दूसरा मैंने मानव संसाधन प्रबंधन में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं वो बता दी। अब उद्देश्य लिखेंगे अपन, ठीक है, तो आप हेडिंग लगाओ कैपिटल सी, एचआरएम के उद्देश्य, मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। ठीक है, पहला लिखो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव यानी कि समाजीय उद्देश्य, स्मॉल ए हेडिंग लगाओ, लिखो समाजीय उद्देश्य, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव में समझेंगे अपन, चूंकि एक कंपनी है वो समाज का हिस्सा होती है और समाज के जो नियम कायदे होते हैं वो कंपनी है वो हमेशा फॉलो करती है। ठीक है, लिखो इसमें कोई भी संगठन समाज का ही एक अंग होता है। एचआरएम यह सुनिश्चित करता है कि समाज की जरूरतें नीति संगत व उत्तरदायी रूप से पूरी हो।
साथ ही संगठन के भी उद्देश्य पूरे होते रहे। इस हेतु संगठन समाज के कानून व नियमों का अनुपालन करता है। एचआरएम का दूसरा उद्देश्य लिखो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठनात्मक उद्देश्य। संगठन अपने उद्देश्य व लक्ष्यों के आधार पर ही कर्मचारियों का चयन प्रशिक्षण। निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन। आदि कार्य एचआरडी को सौंपता है। जिससे संगठन की प्रभाव उत्पादकता बढ़े, जिससे प्रभाव उत्पादकता यानी कि इफेक्टिवनेस, ब्रैकेट में लिख लेना, इफेक्टिवनेस। आगे लिखो स्मॉल सी पॉइंट, प्रकार्यात्मक उद्देश्य। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जो मानव संसाधन विभाग है उसको कंपनी के जितने भी उद्देश्य हैं, उनके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, किन सिद्धांतों पे काम करती है कंपनी, उनको ध्यान में रखकर ही एचआरडी को काम करना होता है। देखो, एचआरडी को संगठन की आवश्यकता के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। एचआरडी को संगठन की आवश्यकता के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। आगे लिखो व्यक्तिक उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। व्यक्तिक उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एक कर्मचारी संगठन में अधिक योगदान दे सके, इसलिए
इसलिए उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम व कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसलिए उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम कोमा कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम को संगठन समय समय पर आयोजित करवाता रहता है। ये वो अपना 3 हेडिंग हो गई। पहला डेफिनेशन पढ़ लिया, फिर गतिविधि पढ़ ली, फिर उद्देश्य पढ़ ली। अब कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। कैपिटल डी हेडिंग लगाओ। एचआरएम के कार्य, और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। लिखो इसके अंदर पहला जो कार्य है उसकी हेडिंग डालो, क्या क्या करता है। मानव संसाधन प्रबंधन में कौन कौन से काम होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल ए में मानव संसाधन को नियोजित करना, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। इसमें लिख लो संगठन संगठन में लक्ष्य कोमा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कितने कर्मियों की आवश्यकता होगी। इसको एचआरडी देखता है, या इसको एचआरडी प्रबंध करता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए संगठन कर्मियों की भर्ती करके उनके प्रशिक्षण पर ध्यान देगा। उनके प्रशिक्षण पर ध्यान देगा। कार्य विश्लेषण देखो, इसमें लिखो, इसमें कार्यों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करनी होती है। अब देखो, किसी भी कंपनी में काम को बांट देते हैं अपन, ठीक है। किसी भी कंपनी में जो एचआरडी डिपार्टमेंट होता है, मानव संसाधन डिपार्टमेंट, वो काम को बांट देता है। तो देखो, कार्य को 2 भागों बांट दिया जाता है। एक तो कार्य विवरण, जॉब डिस्क्रिप्शन,
और एक है जॉब स्पेसिफिकेशन, गूगल करके इसकी हिंदी देख लेना खुद, जॉब स्पेसिफिकेशन। एचआरडी है वो कंपनी के काम को दो भागों में बांट देता है, कार्य विवरण और जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है साइड में लिख लेना। कंपनी में कौन कौन से कार्य हैं वो करने हैं, लिखो कार्य विवरण में, साइड में लिख लेना कार्य विवरण में क्या क्या है, कर्मियों को कौन कौन से कार्य करने हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन, कार्य विवरण में क्या शामिल होता है, कर्मियों को कौन कौन से काम करने, जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या शामिल होता है वो नीचे लिख लेना। कार्य को करने हेतु किस प्रकार के किस प्रकार के कौशल अनुभव की जरूरत है। ये जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है। भर्ती कोमा चयन कोमा प्रतिनियुक्ति। इंग्लिश के वर्ड बहुत लिखने जरूरी है क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर भर्ती का क्या मतलब है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट, स्पेलिंग सही लिखना और स्पेलिंग याद भी कर लिया करो ताकि इंग्लिश भी अच्छी चलती रहे अपनी। रिक्रूटमेंट को कहते हैं हिंदी में भर्ती, चयन को क्या कहते हैं, सिलेक्शन, और प्रतिनियुक्ति क्या होता है, प्लेसमेंट। तो लिखो इसके अंदर एचआरडी संगठन में रिक्त पदों हेतु विज्ञापन, कंपनियां टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकालती रहती है जो भी उनके पास में वैकेंट सीट होती है उनके लिए। लिखो एचआरडी संगठन में रिक्त पदों हेतु विज्ञापन, कॉमा कैंपस भर्ती, जैसे इग्नू भी तो कैंपस प्लेसमेंट आपने सुना होगा, कई कंपनीज आती हैं इग्नू के अंदर भी। कैंपस भर्ती जैसे कार्य करता है, जैसे कार्य करता है जिससे योग्य कर्मचारी को चुना जा सके। चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार, जब कैसे सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, कई बार ग्रुप डिस्कशन भी करवाया जाता है कि आप में कितनी स्किल्स है, बोल पाते कि नहीं बोल पाते, अलग अलग टॉपिक पे आपकी क्या ओपिनियंस है। देखो चयन प्रक्रिया में, सिलेक्शन प्रोसेस में साक्षात्कार ब्रैकेट में इंटरव्यू, कोमा सामूहिक चर्चा ग्रुप डिस्कशन,
जैसी विधियों का प्रयोग करके करके उम्मीदवारों को प्लेसमेंट दिया जाता है। उम्मीदवार हटाओ यार, ये तो कोई चुनाव की थोड़ी बात चल रही है यहाँ पे। करके कर्मियों को प्लेसमेंट दिए, या फिर व्यक्तियों को जो भी वहां पर इंटरव्यू वगैरह में सिलेक्ट हुआ व्यक्तियों को प्लेसमेंट दिया जाता है। ये पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैपिटल सॉरी स्मॉल डी, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। देखो, आप कंपनी में आपको प्लेसमेंट मिल गए, आप सिलेक्ट हो गए, अब आप कंपनी के लिए काम करोगे, एम्प्लॉय हो कंपनी के, किसी भी कंपनी की, राइट। तो पहले दिन आपको कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है कि हमारे ये सिद्धांत है और कंपनी की ये फिलोसॉफी है, और आपसे कंपनी इस तरह के एक्सपेक्टेशंस रखती है और आप इन एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरेंगे, इस तरह से हम आपसे उम्मीद करते हैं। प्रेरण और अनुस्थापन, इसमें यही लिखना है। प्रेरण और अनुस्थापन, देखो हिंदी में कितने कठिन से लग रहे हैं वर्ड। देखो, एचआरएम का मुख्य कार्य नए कर्मियों को कंपनी के सिद्धांतों तथा नीतियों के बारे में जानकारी देकर, एचआरएम लिखो, एचआरएम कंपनी के नए कर्मियों को कंपनी के सिद्धांतों, कोमा दर्शन, कोमा नीतियों के बारे में जानकारी देकर यह समझाता कि कंपनी की उनसे क्या उम्मीदें हैं। आगे लिखो स्मॉल ए पॉइंट में, प्रशिक्षण एवं विकास। इसमें लिखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो, आज के टाइम पर दुनिया इतनी तेजी के साथ में बदल रही है, किसी कंपनी के अंदर आप काम करते हो, अगर आपने टाइम के साथ में खुद को अपडेट नहीं किया, नई नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखी, तो हो सकता है कंपनी से निकाल भी दिए जाएंगे। क्योंकि कंपनी है, वो किसी की रिश्तेदार नहीं होती, बस उनको प्रॉफिट कमाना होता है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना उनका मेन मकसद रहता है, ताकि मार्केट में उनका नाम हो। ठीक है, तो लिखो, वर्तमान युग की परिस्थितियों को प्रौद्योगिकी को वैश्वीकरण के कारण
कर्मियों को तकनीकों से परिचित करवाने, कर्मियों को नए तकनीकों से परिचय करवाने, तथा उनका कौशल विकास करने हेतु, स्किल डेवलपमेंट, करने हेतु प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इससे कर्मियों का मनोबल मनोबल को इंग्लिश में लिखना मोरल, MORALE, एवं प्रेरणा बढ़ती है। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन। प्रशिक्षण एवं विकास से कर्मियों के करियर डेवलपमेंट में मदद मिलती है। कर्मियों को उनके कैरियर डेवलपमेंट मदद मिलती है। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है एम्प्लॉय को? क्योंकि देखो हर कोई एम्प्लॉय है वो अपनी सैलरी बढ़ाना चाहता है, पैसा आएगा तो उसको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और वो एक अच्छी पोस्ट पे भी पहुंचना चाहता है। हर एम्प्लॉय यही चाहता है कंपनी के अंदर। तो HRD जो डिपार्टमेंट है वो उनको ट्रेनिंग वगैरह देता रहता है। ठीक है, अब यहां से देखो इसके अंदर HRD द्वारा समय समय पर कर्मियों के HRD द्वारा समय समय पर कर्मियों के क्रियाकलापों की समीक्षा अथवा मूल्यांकन किया जाता है ताकि उनकी पदोन्नति, ब्रैकेट में लिखना प्रमोशन अथवा पद अवनति क्या कहेंगे इसको, डिमोशन कहते हैं, की जा सके। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो FG, श्रम प्रबंधन या श्रम संबंध लिखो, श्रम संबंध, लेबर रिलेशंस। देखो फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस जिसके पास होगी तो वहां पर हमने पढ़ा था कि कोई भी कंपनी हो वहां पर ट्रेड यूनियन होते हैं। वहां पर क्या होते हैं? ट्रेड यूनियन।
जो कि श्रमिकों, जो वहां पर काम करते हैं, कर्मचारी, मजदूर, उनकी वो आवाजें उठाते रहते हैं, आवाज बुलंद बनाने का काम करते हैं ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट है मानव संसाधन विभाग, इसको लगातार कांटेक्ट के अंदर रहना पड़ता है ट्रेड यूनियन के साथ में, और ट्रेड यूनियन की जितने भी मसले हैं उनको देखना होता है। जैसे कि ट्रेड यूनियन चाहता है कि कर्मचारियों की सैलरी बढ़े, उनकी पेंशन की व्यवस्था हो, उनकी हेल्थ से संबंधित नीतियां बनाई जाए, तो एचआर डिपार्टमेंट है वो ये सब काम देखता है उनके साथ में काम करके। ठीक है, तो इसमें लिखो संगठन में श्रमिक संगठन होते हैं जो कि समय समय पर कर्मियों के कल्याण हेतु कदम उठाते हैं। संगठन में श्रमिक संगठन, श्रमिक संगठन को इंग्लिश में लिख लेना ट्रेड यूनियन। संगठन में श्रमिक संगठन होते हैं जो कि समय समय पर कर्मियों के कल्याण हेतु कदम उठाते हैं। उठाते हैं। एचआरडी को इन संगठनों के साथ में उचित तालमेल बनाकर चलना होता है। होता है ताकि शिकायतें व टकराव को दूर किया जा सके, ताकि शिकायतों किया जा सके। आगे लिखो, 2 पॉइंट और है सी हेडिंग में। एच क्षतिपूर्ति एवं हित लाभ। इंग्लिश में लिखना कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। अब किसी भी कर्मचारी देखो, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, पहली बात तो ये अनसर्टेनिटी है। कंपनी के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, अगर उनका जीवन खत्म हो जाता है तो फिर कंपनी है वो देखती है। ठीक है, मतलब जितना भी उनके नीति है, नॉमिनी को क्या मिलेगा, उनके बच्चों को, उनके घर परिवार को क्या मिल सकता है, तो वो काम देखता है। या फिर कोई एक महिला है शादीशुदा, जिनका विवाह हो चुका है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या क्या बेनिफिट्स कंपनी देगी, ये सब काम भी एक मानव संसाधन विभाग है वो देखता है। तो इसके अंदर लिखो, एचआरडी कर्मियों के मनोबल व प्रेरणा बनाए रखने हेतु, एचआरडी कर्मियों के, एचआरडी कर्मियों का, कर्मियों का मनोबल व प्रेरणा बनाए हेतु बनाए रखने हेतु एचआरडी कर्मियों का मनोबल व प्रेरणा बनाए रखने हेतु समय समय पर क्षतिपूर्ति तथा लाभ प्रदान करता रहता है। आगे लिखो लास्ट पॉइंट इस हेडिंग का, आई।
रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड कीपिंग। कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं सबका रिकॉर्ड होता है, उनका नाम, एड्रेस, उनकी इनकम, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड, वो किस पोस्ट पे हैं, क्या प्रोजेक्ट उनको असाइन किया गया है। तो ये सब HR डिपार्टमेंट अपने पास ही रखता है। उनके पास में सॉफ्टवेयर होते हैं कई तरह के। लिखो, संगठन में काम कर रहे सभी कर्मियों का लेखा जोखा लेखा जोखा, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम, शॉर्ट में लिखो इसको HRIS। या यार हिंदी इसकी क्या ही देखोगे अब। ह्यूमन रिसोर्सेज का मानव संसाधन, और इंफॉर्मेशन का होता है सूचना, और सिस्टम का होता है तंत्र। ठीक है, हिंदी में लिखना है तो भाई हिंदी में भी लिख सकते हो, मानव संसाधन सूचना तंत्र। ठीक है, नामक सॉफ्टवेयर में, नामक सॉफ्टवेयर में रखता है ताकि कर्मियों का प्रबंधन प्रभावी तरीके से किया जा सके। ये आपकी हेडिंग कंप्लीट है। ये कार्य पढ़ लिए HRM के, मानव संसाधन प्रबंधन के। कैपिटल E हेडिंग लगाकर लिखो, यौक्तिक स्लेश लगाकर लिखो, रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन। अब देखो, रणनीतिक को क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक। ठीक है, यौक्तिक अथवा रणनीतिक एक ही बात है। स्ट्रेटेजिक से ले लिया मैंने S, मानव को कहते हैं ह्यूमन, संसाधन को कहते हैं रिसोर्सेज, प्रबंधन को कहते हैं मैनेजमेंट। तो SHRM। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे क्या चीज है। देखो, संगठन, कोई भी कंपनी है वो एक संगठन ही होती है, और उसके उद्देश्य और उसके कुछ लक्ष्य होते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कुछ भी सामान बनाने वाली कंपनी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, मशीन बनाने वाली कंपनी, कार बाइक बनाने वाली कंपनी। तो किसी भी टारगेट पे, किसी भी गोल पे जब वो लोग काम करते हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉय रहते हैं मैनेजर की देखरेख में, तब वो रणनीतियां बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे कि आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, इग्नू के एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको पता है कि मेरे पास नोट्स रहने चाहिए, उसी से मैं पढ़ पाऊंगा, राइट। और टाइम पे मुझे अपने चैप्टर वो रिवाइज करने पड़ेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, और कुछ सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपकी हो गई स्ट्रेटेजी, आपने प्लान कर लिया। वैसे ही कंपनी के अंदर भी ऐसे ही प्लानिंग, ऐसे ही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है सब कुछ। तो लिखो, यौक्तिक शब्द युक्ति से मिलकर बना है।
युक्ति का मतलब भविष्य की उस योजना से होता है जिसके सहारे एक संगठन अपने लक्ष्य व उद्देश्य प्राप्त करता है। क्योंकि संगठन हमेशा प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में कार्य करता है। जैसे कि कोई बाइक बनाने वाली कंपनी है, अब ऐसा तो नहीं मार्केट के अंदर एक ही कंपनी बाइक बनाती है, उसको कंपटीशन वाले माहौल के अंदर रहना पड़ता है, तो इसलिए वो अपनी रणनीति बनाती है, क्योंकि संगठन हमेशा एक माहौल में कार्य करता है। अब मैं SHRM लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, लिखो SHRM में संगठन कार्यक्रम, SHRM में संगठन कार्यक्रम कोमा नीतियां, कोमा नीतियां, कोमा व्यवहार, कोमा क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। क्षमता निर्माण का मतलब है कि जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसको ट्रेनिंग वगैरह देना क्षमता निर्माण कहलाता है। क्षमता निर्माण, कोमा कौशल की रूपरेखा बनाई जाती है, कि मतलब कैसे स्किल्स प्रोवाइड करवानी है कर्मचारी को, ताकि कंपनी के काम अच्छे से और टाइम पर होते रहें। क्षमता निर्माण, कोमा कौशल की रूपरेखा बनाई जाती है। अगर लिखो SHRM से संगठन की उत्पादकता तथा लाभ बढ़ता है। SHRM से संगठन की उत्पादकता व लाभ बढ़ता है। SHRM कंपनियों के विलयन, ब्रैकेट में लिखो विलियन के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, मर्जर, तथा अधिग्रहण। अधिग्रहण को लिखो एक्वाजिशन। में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कंपनियों का मर्जर क्या कहलाता है? कंपनियों का विलियन अथवा मर्जर क्या कहलाता है? एक एग्जांपल से याद रखना, ठीक है। जैसे कि पहले वोडाफोन, ठीक है, वोडाफोन के अलग सिम आती थी, अलग एक नेटवर्क था इसका, और आइडिया, ठीक है, आइडिया, इसकी सिम का नेटवर्क अलग था, अलग प्लान्स आते थे, दोनों कंपनी अलग थी। फिर दोनों ने सोचा कि इंडिया में अगर कारोबार करना है तो वोडाफोन और आइडिया को मिलना होगा, और अब क्या बन गए? वीआई, सुना होगा वीआई, ठीक है। तो दोनों कंपनियां मिल गई और एक सिंगल यूनिट में बदल गई। समझ में आया थोड़ा बहुत? कंपनियों का मर्जर क्या होता है? जैसे कि वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग कंपनी थी, अलग अलग इनका काम था, नेटवर्क अलग था, प्लान्स अलग थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मुनाफा कमाएंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि रिलायंस जियो है और जो एयरटेल वगैरह है वो कारोबार ज़्यादा कर रही थी इनसे ज़्यादा, और इन कंपनियों को कोई पूछ नहीं रहा था। तो इन्होंने अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए वीआई एक कंपनी बना ली, कि मतलब तो सिंगल एक कंपनी रहेगी, वोडाफोन और आइडिया मिलकर वीआई कंपनी बनाएंगे। ये तो हो गया मर्जर, आपने समझ लिया मर्ज कैसी होती है कंपनियां। अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के लगभग सारे शेयर खरीद ले या फिर पूरा ही खरीद ले। जैसे कि फेसबुक कंपनी, जैसे कि फेसबुक कंपनी ने, आपको पता है तो, इंस्टाग्राम खरीद लिया है। पहले इंस्टाग्राम चलाते थे, उसके नीचे फेसबुक थोड़ी आता था, अब आता है बाई फेसबुक, ठीक है। तो फेसबुक कंपनी मार्क जुकरबर्ग की है, तो उन्होंने इंस्टाग्राम कंपनी के लगभग शेयर खरीद लिए, पूरा ही खरीद लिया उसको। कोई कंपनी अगर दूसरी कंपनी के लगभग शेयर खरीद लेती है, इसका मतलब क्या होता है कि दूसरी कंपनी के भी जो अधिकार हैं वो उसके पास में आ जाते हैं, दूसरी कंपनी की संपत्ति उसके पास में आ जाती है, दूसरी कंपनी कैसे काम करेगी वो भी पहली वाली जो कंपनी जिसने अधिग्रहण किया है वो डिसाइड कर सकती है, ठीक है। तो वहीं पे साइड में लिख लेना मर्जर क्या होता है, अधिग्रहण क्या होता है। मर्जर के अंदर लिख लो वोडाफोन प्लस आइडिया इक्वल टू बराबर वीआई लिख लो, और अधिग्रहण में ये एग्जांपल दे दो कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम कंपनी को खरीद लिया है, ठीक है। तो ये होगा एक्वाजिशन, यानी कि शेयर, अधिकतम शेयर खरीद लेना, किसी कंपनी के अधिकतम शेयर खरीद लेना किसी कंपनी के द्वारा, तो वो अधिग्रहण कहलाता है, ठीक है। तो पहले से ही कंपनियों के अंदर स्ट्रेटेजी बनती है कि किसी कंपनी के शेयर खरीदना है या फिर किसी कंपनी के साथ में मिल जाना है, राइट। तो ये सब प्लानिंग चलती रहती है कंपनियों के भीतर। ओके, अब लिखो प्रक्रिया, अगर समझ में आ गए तो। किस किस को समझ में आया यहाँ पे ये मर्जर और एक्वाजिशन क्या होता है? तो एसएचआरएम की प्रक्रिया, तो देखो, किसी कंपनी के अंदर मानव संसाधन प्रबंधन में रणनीति बनाने की क्या प्रक्रियाएं होती हैं? तो सबसे पहले लिखो वातावरण की बारीकी से जांच। पहला लिखो वातावरण की बारीकी से जांच। इंग्लिश में लिख लो स्कैनिंग ऑफ द एनवायरमेंट। स्कैनिंग ऑफ द एनवायरमेंट लिखो इसके अंदर। इसमें किसी संगठन के आंतरिक व बाह्य शक्तियां जो कि संगठन को प्रभावित करती हैं का अध्ययन किया जाता है। लिखो, या फिर ऐसे लिख लो, इसमें किसी संगठन को प्रभावित करने वाली, इसमें किसी संगठन को प्रभावित करने वाली आंतरिक व बाह्य बाह्य शक्तियों का अध्ययन किया जाता है।
अब कोई कंपनी का सीधा सा मकसद है कि यार मार्केट के अंदर कैसे जमा जाए, कैसे प्रॉफिट पैसा कमाया जाए। तो क्या सबसे पहले वो आंतरिक व बाह्य शक्तियों को जांचती है। ठीक है, तो उस आंतरिक शक्ति का मतलब क्या, वो लिख लो। यहां पर आंतरिक शक्ति क्या क्या होती है। आंतरिक शक्ति का मतलब है संस्कृति व संरचना। संस्कृति का मतलब होता है कंपनी किन सिद्धांतों पर, किन दर्शन पर काम करती है, कंपनी का क्या इतिहास रह चुका है। संस्कृति व संरचना। आंतरिक शक्ति में और क्या क्या आता है। मनोबल, कर्मियों का मनोबल, कर्मियों का मतलब कर्मचारी, एम्प्लॉय, कर्मियों का मनोबल व प्रेरणा। किसी कंपनी के जो एम्प्लॉय अगर मोटिवेटेड रहते हैं, अगर एंथुसियाज्म है उनके अंदर, कंपनी आगे बढ़ेगी। आगे लिखो, संबंध। किसके संबंध, कंपनी के जो मैनेजर है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कैसा संबंध रखता है। ठीक है, तो इसका भी अध्ययन आंतरिक शक्ति में ही किया जाता है। अब देखो एक और इसमें बढ़िया पॉइंट लिखते हैं, पहले यहां तक। आंतरिक शक्ति में ही एक पॉइंट लिखना, SWOT। इसका मतलब क्या है, देखो S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, और T फॉर थ्रेट्स, THREATS। ये भी आंतरिक शक्ति होती है किसी कंपनी की। तो स्ट्रेंथ को क्या कह दिया अपन ने, कंपनी की क्या ताकतें हैं और क्या कमजोरियां हैं। वीकनेस का मतलब कमजोरियां, और कंपनी के पास में आने वाले समय में और फिलहाल में क्या अवसर है। थ्रेट्स का मतलब है खतरा, यानी कि कोई और कंपनी तो नहीं है जो कि मतलब उनको compete कर रही है, उनसे आगे बढ़ गई है, बढ़िया सौदा किसी कंपनी ने कर लिया है, तो आंतरिक शक्ति होती है। ठीक है, ये आंतरिक कारक भी कह सकते हो, किसी कंपनी के ये आंतरिक कारक होते हैं। ठीक है, और बाह्य शक्ति क्या होती है। बाह्य शक्ति विधि व्यवस्था, यानी कि कंपनी जिस भी देश में स्थित है, उस देश की जो सरकार है वो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार के कानून निर्माण करती है। जैसे कि भारत में अभी व्यापार के लिए अच्छा माहौल है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा कंपनियां बाहर से आ रही हैं डे बाय डे। ठीक है, 1991 से पहले हमारे ऐसा नहीं था, क्योंकि आर्थिक सुधार लागू नहीं हुए थे, आर्थिक परिस्थितियां, कंपनी के पास में कितना पैसा है, कितना उसने मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे भी डिपेंड करता है प्रौद्योगिकी विकास। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, मानव संसाधन, मानव संसाधन प्रबंधन में रणनीति कैसे बनाई जाती है, तो उसमें प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो प्रक्रिया में हमने देखा कि वातावरण को चेक किया जाता है, सबसे पहले कंपनी का वातावरण कैसा है, तो उसके अंदर आंतरिक व बाह्य शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। ये पॉइंट था ये। ठीक है, और इसके अंदर लिखो प्रक्रिया में ही दूसरा पॉइंट, स्पर्धा लाभ के स्रोतों की पहचान। स्पर्धा लाभ के स्रोतों की पहचान। इसके अंदर लिखो कर्मी अपनी क्षमताओं को विकसित कर उत्पाद की गुणवत्ता।
विकसित कर उत्पाद की गुणवत्ता। वह उपभोक्ता सेवाओं को प्रभावी बनाकर लाभ कमाया जाता है। ये हो गई आपके स्मॉल ए हेडिंग में 2 पॉइंट कंप्लीट होंगे। अब कैपिटल ई में ही आपको स्मॉल बी पॉइंट लिखना है। लिखो हेडिंग, कर्मचारियों की क्षमता निर्माण में निम्न युक्तियां सहायक हो सकती हैं। कर्मचारियों की क्षमता निर्माण में निम्न युक्तियां सहायक होती हैं। कंपनी के अंदर जो काम कर रहा है एम्प्लॉय, वो कैसे स्किल सीख सकता है, ठीक है, तो उसी के बारे में अपन लिख रहे हैं, कैसे वो काम सीख सकता है। लिखो पहला पॉइंट इसके अंदर, लिखो पहली हेडिंग, सामाजिक व्यवहार से सीख। इसके अंदर लिखो, कर्मचारी संगठन के मूल्य व आस्था का पालन करके तथा उचित प्रशिक्षण शिक्षण प्राप्त करके तथा उचित प्रशिक्षण व शिक्षण। शिक्षण मतलब यहां पर एजुकेशन, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग प्राप्त करके अपनी क्षमता बढ़ा सकता है। सेकंड पॉइंट लिखो, समर्पित अनौपचारिक सीख। संगठन के प्रबंधक कर्मियों को विभिन्न अवसरों का लाभ उठाने हेतु, मतलब जो कंपनी के मैनेजर होते हैं उनकी बात चल रही है, तो वो अवेयर करते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि आप फायदा उठाएं, ट्रेनिंग लें, आगे बढ़े, ठीक है। संगठन के प्रबंधक कर्मियों को विभिन्न अवसरों का कर्मियों को विभिन्न अवसरों का लाभ उठाने हेतु जागरूक करते रहते हैं। ताकि उनके करियर डेवलपमेंट में मदद मिले। करियर डेवलपमेंट के लिए हिंदी ट्रांसलेशन मत देखना क्योंकि बहुत अजीब सी है। करियर डेवलपमेंट में मदद मिले।
तीसरा पॉइंट लिखो, सामाजिक पूंजी का निर्माण करके। ये जो वर्ड है सामाजिक पूंजी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल कैपिटल। लिखना तो लिख लो, सोशल कैपिटल। पॉलिटिकल साइंस में भी आए थे ये। क्या मतलब है इस शब्द का? कि देखो, आप आपके बहुत सारे काम हैं जो आप अपने दोस्तों से निकलवा लेते हो, यानी कि आपकी जो दोस्ती है वो एक संसाधन की तरह काम करती है, राइट? तो ऐसे ही कर्मचारी अपने जितने भी उसके कलीग्स हैं, सहकर्मी हैं, उनसे अच्छे संबंध बना करके वो कुछ कुछ सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। यही सामाजिक पूंजी होती है। मतलब जब आपको संबंधों की सहायता से कुछ फायदा मिल रहा है, वो चीज आपकी सोशल कैपिटल मानी जाती है। संगठन के अंदर एक कर्मी अपने सहकर्मियों से मदद लेकर, कोमा उनसे अच्छे संबंध बनाकर, अच्छे संबंध बनाकर अपना विकास कर सकता है। फोर्थ पॉइंट लिखो इसके अंदर, सशक्त अनौपचारिक सीख। जो हेडिंग मुझे ज़्यादा टफ लगेगी हिंदी के अंदर तो उसकी मैं इंग्लिश लिखा दिया करूँगा। तो इसकी इंग्लिश लिखो, एम्पावर्ड इनफॉर्मल लर्निंग। इसके अंदर क्या देखेंगे? देखो, जो कंपनी का मैनेजर होता है ना, वो चाहता है तो जितने भी उसके कर्मचारी हैं वो अच्छे से उनको ट्रेट कर सकता है, अच्छे से बढ़िया बढ़िया चीजें सिखा सकता है, मोटिवेट कर सकता है, सीखने का माहौल है वो कंपनी के अंदर बना सकता है। कुछ ऐसे मैनेजर होते हैं जिनकी वजह से कंपनी है उसके चार चांद लग जाते हैं, ठीक है? तो मैनेजर पर काफी कुछ डिपेंड रहता है, कैसे वो कर्मचारियों के साथ में काम करता है। तो इसके अंदर लिखो, कंपनी के मैनेजर ऐसे सीखने के ढांचे। लिखो, कंपनी के मैनेजर ऐसे सीख आधारित ढांचे, सीख आधारित ढांचे, अंडरलाइन कर लेना, सीख आधारित ढांचे। इसको इंग्लिश में लिखो, लर्निंग बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। लर्निंग बेस्ड करते हैं, जिसे अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिक पूंजी का विकास होता है। मैनेजर के और एम्प्लॉय के अच्छे संबंध बनते हैं और एम्प्लॉय को ही फायदा होता है इस संबंध से, वह कर्मी की क्षमताएं बढ़ती है। बढ़ती है। पांचवा पॉइंट लिखो,
एचआर युक्तियों को लागू करना, मानव संसाधन युक्तियों को इसके अंदर लिखो, जब संगठन अपनी नीतियों को व्यवहारों को योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करता है तो कर्मी की दक्षता, दक्षता को क्या बोलते हो आप इंग्लिश के अंदर? एफिशिएंसी। कर्मी की दक्षता कोमा नेतृत्व का कौशल, कर्मचारी में नेतृत्व का कौशल भी विकसित हो जाता है। कोमा प्रभावी समन्वय, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। बढ़ता है। पुनः वीक्षण एवं मूल्यांकन, पुनर्वीक्षण को इंग्लिश में कहेंगे मॉनिटर एंड एवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या लिखेंगे इसके अंदर? कर्मचारी अपनी क्षमता कैसे बढ़ा सकता है, ये ऊपर जो स्ट्रेटेजी बताई है इन युक्तियों को अपना करके है। ठीक है, संबंध अच्छे बना करके, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा करके, मैनेजर की बात मान करके, है ना। तो ये सारी युक्तियां हैं, इनका इनको वो वापस से देखे क्या मुझे अपने अंदर क्या सुधार करने की आवश्यकता है, तो इन युक्तियों का वो मूल्यांकन करता है। जो युक्तियां ये अपनाता है इसी को देखता रहता है, इसी में सुधार करने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, तो लिखा इसके अंदर, संगठन के भीतर अपनाई जा रही युक्तियों का संगठन के भीतर अपनाई जा रही युक्तियों युक्तियों का विश्लेषण करके एक कर्मी एक कर्मी एक कर्मी संगठन के लक्ष्य कोमा मान को एक कर्मी संगठन के लक्ष्य को मानकों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है। अगर किसी युक्ति में सुधार की गुंजाइश हो तो वह समय पर इसको सुधारता भी है। अगर किसी युक्ति में
सुधार था भी, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो 2 टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर के, फटाफट करते हैं। लिखो कैपिटल ई हेडिंग में स्मॉल सी हेडिंग लगाओ, SHRM के टूल्स या उपकरण, यानी किन साधनों का प्रयोग करके एक संगठन के भीतर रणनीतियां बनाई जाती हैं। इस चैप्टर को 2-3 बार पढ़ना कम से कम, तब जाके ये पल्ले पड़ेगा। लिखो इसके अंदर पहले ही हेडिंग डालो, रणनीतिक मानचित्र। इंग्लिश में लिखो स्ट्रेटजिक मैप या मैपिंग। संगठन में विभागों के कार्य कोमा प्रगति का मानचित्र बनाकर यह देखना कि वे अपने लक्ष्य व उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक पहुंच पाए हैं। दूसरी हेडिंग डालो इसके अंदर, HR स्कोर कार्ड। मानव संसाधन स्कोर कार्ड। काफी सारे एम्प्लॉय रहते हैं एक कंपनी के अंदर, तो जिसका जो परफॉर्मेंस उसको उसी हिसाब से एक स्कोर कार्ड दे दिया जाता है कि आपको ये टारगेट मिला था, आपने इतना काम किया, आपका इतना काम अधूरा है, फ्यूचर में आपको ये प्रोजेक्ट मिलने हैं। तो उस स्कोर कार्ड की सहायता से रणनीतियां बनाई जाती है। लिखो वित्तीय व गैर वित्तीय लक्ष्यों के मापन हेतु, वित्तीय माने फाइनेंशियल व गैर वित्तीय नॉन फाइनेंशियल, वित्तीय व गैर वित्तीय लक्ष्यों के मापन हेतु HR स्कोर कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी हेडिंग डालो इसके अंदर, डिजिटल डैशबोर्ड। किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे तो वहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है जहां पे मीटिंग हॉल होता है उनका, तो बहुत समझा रहा होता है, देखो चार्ट वगैरह बना करके कि कंपनी का प्रोडक्शन इतना हुआ है, इतना काम बाकी है अपना, ठीक है, चार्ट वगैरह समझाता है उनको। तो लिखो इसके अंदर संगठन में विभिन्न विभागों की प्रगति को, संगठन में विभिन्न विभागों की प्रगति को ग्राफ अथवा चार्ट से, ग्राफ अथवा चार्ट से समझने हेतु
समझने हेतु डीडी, डीडी लिख रहा हूं मैं, डिजिटल डैशबोर्ड को डीडी का प्रयोग किया जाता है। एक लास्ट हेडिंग बची अपनी, कैपिटल ई में स्मॉल डी लगा करके लिखें, SHRM में बाधाएं। इसका मतलब क्या है, कंपनी के जो मैनेजर होते हैं और कंपनी के जो और अधिकारी होते हैं, वो मिल बैठ करके सोचते तो बहुत कुछ है कंपनी के लिए कि इतना पैसा इस बार अपन कमाएंगे, ये प्रोजेक्ट चला करके ये सब चीज बेचेंगे अपन। लेकिन कई बार रुकावटें आती हैं, कई बार प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी बनाने में रुकावटें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, तो लिखो, पॉइंट बना के लिख लो। संगठन का सिर्फ वर्तमान के प्रदर्शन पर ध्यान रखना, न कि भविष्य के दृष्टिकोण पर काम करना। लिखो, संगठन का भविष्य के दृष्टिकोण पर काम न करके या काम न करने के बजाय सिर्फ वर्तमान के प्रदर्शन पर ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट लिखो, मानव संसाधन प्रबंधक मानव संसाधक प्रबंधक द्वारा रणनीतिक रूप से न सोच पाने की क्षमता। यह सिर्फ इतना लिख लो, द्वारा रणनीतिक रूप से न सोच पाना। आगे लिखो, संगठन के सीनियर मैनेजर द्वारा अलग अलग विभागों के संगठन के सीनियर मैनेजर, वरिष्ठ प्रबंधक लिख लेना या फिर कैसे ही लिख लो, संगठन के सीनियर मैनेजर द्वारा अलग अलग विभागों के रणनीतिक लक्ष्यों को निर्धारित कर पाने में रुचि नहीं रखना। को निर्धारित करने में रुचि नहीं रखना। कुछ मैनेजर मतलब बिल्कुल सुस्त आलसी होते हैं, उनको कंपनी से भी कोई मतलब नहीं रहता काफी बार, तो इस वजह से रुकावटें आती है कंपनी की प्रोग्रेस में, कंपनी के आउटपुट में, कंपनी की प्रोडक्शन में। आगे लिखो, नए पॉइंट में, मानव संसाधन प्रबंधक कई बार मानवीय दृष्टिकोण नहीं रखता है। मानव संसाधन प्रबंधक कई बार मानवीय दृष्टिकोण नहीं रखता है। इसका क्या मतलब है,
कंपनी के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी भी तो पर्सनल लाइफ है, और कोई बीमार हो जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है या फिर किसी के घर में कोई काम आ जाता है, तो मैनेजर उनको ना तो छुट्टियां देता है, ना बोनस देता है, ना कई बार उनको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी भी नहीं बताता है, तो कर्मचारी हो जाते हैं एग्जॉस्ट, बावली टाइप के। तो मैनेजर तो बस पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता है, कई बार कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर आने वाले टाइम पर अच्छी रणनीतियां नहीं बन पाती है, बाधाएं आती है। आगे लिखो, संगठन द्वारा अपने कार्यक्रमों पर फोकस नहीं रखना। फोकस मतलब ध्यान नहीं रखना, जिससे कंपनी को अच्छा आउटपुट नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट लिखो, कई बार संगठन द्वारा अपने मानव संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए निवेश नहीं करना। नहीं करना, तो कंपनी के मैनेजर को भी कोई मतलब नहीं रहता है, कोई उनके लिए मतलब बढ़िया सा कार्यक्रम आयोजित करवाए, उनको मोटिवेशन दे, उनके लिए फ्यूचर प्लानिंग बताए। कंपनी है पैसों का वेस्ट समझती है, इसीलिए रणनीतियां अच्छे से नहीं बन पाती, काफी बार माहौल ही अच्छा नहीं होता, तो क्या बनेंगे प्लान। आगे लिखो, संगठन की संरचना बदलने के कारण यह कई बार उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है। कई बार रणनीतियां अच्छे से नहीं बन पाती, ऐसे लिखो, कई बार रणनीतियां अच्छे से नहीं बन पाती है। संरचना बदलने का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो, कई बार होता है ना कि किसी का प्रमोशन हो जाता है, किसी का डिमोशन हो जाता है, कंपनी का कई बार तो मैनेजर ही बदल जाता है। तो ये जो संरचना बदलती है, इसमें काफी कर्मचारी है वो इधर उधर हो जाते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। तो फिर उस तरह से काम नहीं होता है जिस तरह से पहले होता था। ठीक है, पहले तो समझ थी डिपार्टमेंट्स की, लोगों के साथ में अच्छे संबंध थे, काम चल रहा था, लेकिन अब सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो इसकी वजह से प्लानिंग नहीं हो पाती, स्ट्रेटजी नहीं बन पाती कि कंपनी को कैसे मुनाफा कमाना, कैसे आगे बढ़ना है, रुकावटें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रणनीतिक आवश्यकताओं को नहीं समझ पाना। नहीं समझ पाना, पर्यावरण का अपर्याप्त रूप से विश्लेषण करना।
कोमा सांस्कृतिक कारकों पर ध्यान नहीं देना। कोमा अपर्याप्त रूप से रणनीतियों को लागू करना। ये कुछ और रुकावटें हैं, ठीक है, एक साथ लिख दिया मैंने, इनको अंडरलाइन कर लेना। सांस्कृतिक कारकों पर ध्यान नहीं देना। सांस्कृतिक कारक का मतलब क्या है कि सपोज कंपनी जिन सिद्धांतों पे काम करती थी, पहले कंपनी की जो संस्कृति हुआ करती थी, अच्छी रेपुटेशन थी मार्केट के अंदर, कंपनी अच्छे सौदेबाजी करती थी, अच्छे शेयर खरीदती थी, लेकिन अब वैसा नहीं है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो सांस्कृतिक कारक हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है समय के साथ में, तो उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता है। अब ये आप ये सोचो, आपको एग्जांपल दूं मैं, नोकिया कंपनी का आपने नाम सुना होगा, सुना है? काफी पुराने फोन लॉन्च किया करती थी पहले, यही कंपनी थी जो कि इंडिया के अंदर काफी फेमस हुई थी, मोबाइल बनाने की कंपनी। लेकिन समय के साथ में है ना, अपडेट नहीं किया खुद को, समय के साथ में खुद को अपडेट नहीं किया, इसकी वजह से मार्केट के अंदर पीछे रह गई। आज नोकिया के कितने मोबाइल खरीदते हैं लोग? मुझे लगता नहीं कि 10 में से एक भी खरीदता होगा। सारे तो वीवो, ओप्पो, वन प्लस, ठीक है, यही सब खरीदते रहते हैं। जिसके पास में पैसा वो आईफोन खरीद लेता है, राइट। तो कंपनी को सोचना चाहिए था, हमें हमारी जो संस्कृति रही है, यानी कि ग्राहकों के साथ में हमने बेहतर तालमेल बनाया, उनका विश्वास जीता हमने, तो समय के साथ में उन कारकों, उन सांस्कृतिक कारकों की तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे पाई। इसकी वजह से नोकिया जो कंपनी है वो मार्केट के अंदर लगातार पीछे होती चली गई। हालांकि मार्केट के अंदर अभी भी है, लेकिन उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना कि एक टाइम पर लोग इसके लिए क्रेजी हुआ करते थे, ठीक है। 2 पॉइंटर लिख लो इसके अंदर। मानव संसाधन विभाग, यानी कि एचआरडी लिख दूं मैं, किसी को कोई दिक्कत? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, वह संगठन के कर्मियों के बीच अच्छे से संपर्क व तालमेल नहीं होना। लास्ट पॉइंट लिख लो, यूनिट कंप्लीट हो जाएगी फिर आपकी। संगठन के प्रबंधक, संगठन के प्रबंधक, प्रबंधक मैनेजर, संगठन के प्रबंधक की उम्मीदों पर अक्सर एचआरडी खरा नहीं उतर पाता। इस वजह से भी कंपनी के अंदर जितनी भी स्ट्रेटेजी प्लान बनाए जाते हैं वो अच्छे से नहीं बना पाते हैं, ठीक है, रुकावटें आती हैं। तो दोस्तों इस तरह से यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कल अपन यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे।